हेलो एवरीवन। आज हम प्लस टू की फिजिक्स का फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस से भी पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल से क्लियर करना चाहूँगी, जिससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस होता क्या है। जब भी आसमान में बादल गरज रहे होते हैं तो आपको कुछ लाइटनिंग, बिजली चमकना जिसे हम कहते हैं, वो सब कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से ही होता है। या फिर जब आप अपने सिंथेटिक क्लोथ्स को कोई भी निकालते हो तो आपको एक क्रैकल सी फील होती है। बेसिकली ये ड्राई वेदर में ही होती है ये सब कुछ। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा सब कुछ क्यों होता है, वो लाइटनिंग हमें क्यों महसूस होती है, वो क्रैकल सी क्यों होती है? इस सब का एक ही रीजन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, पर उससे भी पहले आप अभी सिर्फ इस एग्जांपल पर फोकस करो। जब ये ऐसे फिनोमिना अकर होते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा डिस्चार्ज हो रहा होता है, क्योंकि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो रही होती है। स्टैटिक मतलब ना तो वो मूव कर सकती है, ना ही वो टाइम के साथ साथ अपनी चेंज करेगी। और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो डील किससे करता है? स्टडी ऑफ फोर्सेस, उसकी फील्ड से और फिनोमिना जो कि स्टैटिक चार्जिंग से ही अराइज होते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने इलेक्ट्रिक चार्ज पर। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? असल में इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ भी नहीं है। हम कह सकते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, या फिर मैं इलेक्ट्रॉन भी कह सकती हूँ, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पास होगी। कैसे पास होगी? बड़े सारे मोड है उसके पास होने की। या तो कंडक्शन से हो जाएगी, या इंडक्शन से हो जाएगी, या और भी कई मेथड्स हैं। यही जो मेरी बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन है, यही है। हम इसे थोड़ा और अगर हम टेक्निकल वे में कहें तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज जो मेरा है वो मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो क्या कॉज करती है कि इसे एक्सपीरियंस करेगी। जब मैं इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगी तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसमें इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखूंगी तो वो क्या करेगी? फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ये थी मेरी इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक डेफिनेशन। अब मैं कुछ एग्जांपल ले लेती हूँ। ये जो एग्जांपल है कई बार आ जाती है कि इसकी इस एग्जांपल से पहले आपको एक और चीज देख लेनी चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी तरह के होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पता नहीं कहाँ गया, यहीं पे था सॉल्यूशन इसका, एक सेकेंड। ये रहे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। जो न्यूट्रल होता है ना, वो कोई चार्ज नहीं है, पर वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का ही एक रीजन है। न्यूट्रल को आप कभी भी चार्ज मत समझ लेना, वो एक रीजन है, वो चार्ज नहीं है। अब हम अपनी फिर से उसी एग्जांपल को आ जाते हैं। एनसीईआरटी की ये एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको एक बार एग्जांपल बता देती हूँ क्या है। क्या मेरे पास दो ग्लास रोड्स हैं। जब मैं इसे वुल के साथ, वुल आपको पता होगा, या फिर सिल्क का कोई भी मेरे पास कपड़ा है, मैं उसके साथ दो ग्लास रोड को रब करूंगी। जब मैंने इसे रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ और मैं उन दोनों को आपस में क्लोज ले आई तो वो रिपेल करेंगे। ऐसे ही दो पीसीज, अगर मेरे पास दो पीस हैं सिल्क क्लॉथ के जिनके साथ में मैंने रोड्स को रब किया तो वो भी रिपेल करेंगे। पर जो मेरा ग्लास रोड और वुल है वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मतलब आप अभी फिर से एक एग्जांपल पर ही ध्यान दो, आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं ये देखूं, मेरे पास दो प्लास्टिक रोड्स हैं। अगर मैं उन्हें कैट का फर होता है उसके साथ में अगर रब करूं तो वो रिपेल करेंगे, पर फर के साथ वो अट्रैक्ट करेंगे। मतलब इसका, आप अभी अभी इस एग्जांपल को छोड़ दो, अब इसके कंक्लूजन पर ध्यान दो। मतलब बड़े सारे वहां पे साइंटिस्ट ने स्टडी की थी, तो उन सबका एक ही सॉल्यूशन आया कि दो काइंड्स ऑफ एंटिटी होती हैं जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। मतलब जब मेरी जो बॉडी है, ग्लास रोड या फिर सिल्क फर, ये सब इलेक्ट्रिफाइड होती हैं। अगर मैं जैसे ही इन्हें किसी भी चीज के साथ रब करूंगी तो इनमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। तो ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने दो ग्लास रोड ली, उसे मैंने सिल्क के साथ
रब किया सिल्क रोड के साथ और उन्हें आपस में क्लोज रख दिया तो वो रिपेल करेंगे, पर जो मेरी ग्लास रोड और वुल है वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही फिर फर वाली प्लास्टिक रोड और फर की एग्जांपल है। इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि जितने भी मेरे लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस होते हैं वो मेरे अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। और एक डेफिनेशन आ जाती है कई बार, व्हाट इज पोलैरिटी ऑफ चार्ज। जो प्रॉपर्टी डिफरेंशिएट करती है दो काइंड्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस कौन कौन से थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो मेरी प्रॉपर्टी डिफरेंस फाइंड करेगी इन दोनों में, वो उन्हें कहते हैं हम पोलैरिटी ऑफ चार्ज। अभी एक क्वेश्चन आता है कई बार, व्हाई द ग्लास रोड रिक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क के साथ भी ऐसे ही। तो इसका सॉल्यूशन, जब मैं ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करूंगी, मेरे पास एक ग्लास रोड है, मैंने उसे सिल्क के साथ रब किया, तो जो मेरी रोड है उसे उसने क्या एक्वायर किया, एक काइंड ऑफ चार्ज, और सिल्क को क्या मिला, दूसरे काइंड ऑफ चार्ज। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये ट्रू होगा जो कि जिन्हें हम रब करेंगे इलेक्ट्रीफाइड के लिए। अगर हम ग्लास रोड की बात कर ले, अगर जो मेरे पास अब इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रोड है, अगर मैंने उसे सिल्क के कांटेक्ट में रखा जिसके साथ वो रब हुई, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब जो मेरे चार्जेस एक्वायर्ड होंगे रबिंग के बाद वो लॉस्ट हो जाएंगे जब दोनों चार्जेस बॉडी कांटेक्ट में आएंगी। मैं क्या कर रही हूँ, मैं ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब कर रही हूँ, तो जो मेरी रोड है उसको एक काइंड ऑफ चार्ज मिल रहा है और जो मेरा सिल्क है उसको सेकंड काइंड ऑफ चार्ज मिल रहा है। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये ट्रू होगा। पर जब अगर मैं ग्लास रोड को सिल्क के कांटेक्ट में रखूं, मैं वहां पे रब कर रही थी तब अलग था। अब मैं जब उसे सिल्क के कांटेक्ट में रखूं जिसके साथ ही मैंने इसे रब किया था, तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मतलब वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, तो जो चार्ज था रबिंग के बाद वो लॉस्ट हो जाएगा। हम इससे अब आपको लग रहा होगा ये क्या मैं बोल रही हूँ, इन सबसे क्या कंक्लूजन निकलता है। मतलब इसका सिर्फ यही मतलब है कि जो मेरे भी अनलाइक चार्जेस होते हैं जो ऑब्जेक्ट एक्वायर करता है वो न्यूट्रल हो जाते हैं। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने उन्होंने ही चार्ज का नाम दिया था पॉजिटिव और नेगेटिव। जब मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं इसे नेगेटिव नंबर में ऐड करूंगी, ठीक है, तो इसका सम तो जीरो ही आएगा ना। और जो मेरा कन्वेंशन के तौर पे जो मेरा ग्लास रोड पे चार्ज है वो पॉजिटिव होगा और जो प्लास्टिक रोड पे चार्ज है वो नेगेटिव होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो मैं इलेक्ट्रीफाइड कहूंगी या उसे कह दूंगी, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक चार्ज है तभी मैं उसे कहूंगी कि वो चार्ज है, अदरवाइज मैं कह दूंगी कि वो न्यूट्रल है। हो सकता है कि अभी आपको ये एग्जांपल नहीं शेयर समझ आई होगी, पर मैं एक बार आपसे ये वर्ड फाइल शेयर कर दूंगी जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा समझने में। आगे है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर और इंसुलेटर कुछ सब्सटेंस होते हैं जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को बाहर जाने देते हैं और कुछ होते हैं जो नहीं जाने देते। जो बाहर जाने देते हैं वो होते हैं कंडक्टर और जो नहीं जाने देते वो होते हैं हमारे इंसुलेटर। कंडक्टर्स में एक और चीज होती है, इनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं जो मटेरियल के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, जैसे मेटल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, एनिमल बॉडीज, ये सब कंडक्टर्स हैं। और जो नहीं पास करने देते, जैसे ग्लास के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, ये सब क्या हो गए मेरे इंसुलेटर्स। ठीक है, अब हम आगे है मेरे पास इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर हम कैसे करते हैं। हम यूजुअली इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम से मेजर करते हैं। एक कूलम है क्या, मेरा चार्ज की एक क्वांटिटी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन वन कूलम। कूलम मेरा चार्ज की क्वांटिटी है जो ट्रांसफर होता है एक सेकंड में। चार्ज की क्वांटिटी जो एक सेकंड में ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पे टाइम एक सेकंड है, ये मेरा चार्ज की क्वांटिटी, ये मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, तो ये वन कूलम की डेफिनेशन है। अब जो मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, फिर होती है क्वांटाइजेशन और फिर होती है कंजर्वेशन। तो हम एक एक करके ये भी एक बार देख लेते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस मतलब कि वो स्केलर की तरह बिहेव करेंगे और हम उसे ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिस्टम ले लूं जिसमें दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो जो मेरा टोटल चार्ज क्या होगा Q1 प्लस Q2।
वो हर एक नंबर ऑफ सिस्टम, जितने मर्जी मेरे पास नंबर आ जाए सिस्टम में, हर एक के लिए यही मेरा फॉर्मूला अप्लाई होगा। मतलब जितने भी मेरे चार्ज है वो सब स्केलर की तरह बिहेव करेंगे और मैं उन्हें डायरेक्टली ऐड कर लूंगी। ये एनसीईआरटी में ये सब है, मॉडर्न की बुक में फिर भी इलेक्ट्रिक चार्ज वाले कुछ पार्ट्स मिसिंग है। तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप एक बार इसे देख लो, इसका ओवरव्यू तो जरूरी ले लो। फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स पर भी आएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, चार्ज इज कंजर्व। मतलब जो मेरे चार्ज है वो कंजर्व है, ना तो मैं उसे क्रिएट कर सकती हूँ ना ही उसे मैं डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। मैं उसे सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कन्वर्ट कर सकती हूँ। और कन्वर्जन के लिए मैं क्या यूज कर सकती हूँ, कंडक्शन, इंडक्शन। ऐसे जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास होता था, ये एग्जाम्पल दी हुई है, ऐसे ये मेरे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होंगे। ठीक है, आगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं पर पूछ लेते हैं व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ ताकि आप इसे किसी नोट पैड पर कुछ भी लिख लो एक बार, ताकि जब भी आप दोबारा रिवाइज करो तो आपके दिमाग में रहे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होगा, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये फैक्ट सिग्निफाई करता है कि चार्ज मेरे पास एक क्वांटाइज क्वांटिटी है। मतलब इसे मैं इंटीग्रल बेसिक, जो जितनी भी मेरी चार्ज की बेसिक यूनिट्स हैं मैं उन्हें इंटीग्रल मल्टीपल्स में इसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ इजिली। जैसे मैं एक बॉडी है उसमें चार्ज मेरा Q है, तो मैं उसे कैसे लिख सकती हूँ, NE। N मेरा इंटीजर है, ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और जो मेरी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है वो क्या होगी, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज चार्ज जो मेरा चार्ज इलेक्ट्रॉन कैरी करता है या फिर प्रोटॉन कैरी करता है, यही मेरी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होगी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मैं नेगेटिव लेती हूँ और उस पे प्रोटॉन पे मैं सिंपली पॉजिटिव चार्ज लेती हूँ, नेगेटिव नहीं आता प्रोटॉन। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इजी सा। सिस्टम दिया हुआ है, उस पे चार्जेस दिए हुए हैं +3C, 5 कूलम, 2 कूलम, -4C। अब मैं नेट चार्ज मुझे पूछ लिया, नेट चार्ज क्या होगा मेरा, मैंने उसमें पढ़ा था एडिटिव में कि नेट चार्ज कैसे निकलता है, सबको ऐड कर दूंगी, जो माइनस हो रहा है माइनस करके, तो मेरा 6 कूलम आंसर आ जाएगा। अब है आगे मेरे पास कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ एक इम्पोर्टेंट है, नॉर्मली आ जाता है, मैं आपको बताती हूँ ये होता क्या है। ये जो मेरा कूलम्स लॉ है ये स्टेट करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, दो मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं। मैंने ये फिगर थोड़ी सी गलत होगी पर आप कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लो, इसे एक बार देख लेती हूँ अगर होता है तो। ये शायद नहीं होगा, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं हम, देखते हैं। ये सपोज करो ये लाइन है पूरी और Q1 Q2 दो चार्ज है और इनके बीच का डिस्टेंस मेरा R है। तो जो कूलम्स लॉ मेरा क्या कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, मतलब अट्रैक्शन होगी या फिर रिपल्शन होगी, होगी तो फोर्स ही ना, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, जो उनके बीच की फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगी, उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होगी, उनके डिस्टेंस का स्केयर। अब हम देखते हैं मैंने क्या कहा, जो मेरी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का उनके प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या बना, Q1 इंटू Q2, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/r स्केयर, स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मैं इन दोनों को क्या कर दूंगी, जस्ट मैं इन दोनों को कंबाइन कर रही हूँ। जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो मेरे पास क्या आ गया, Q1 Q2 बाय R स्केयर। अब मेरे पास ये प्रोपोर्शनल का साइन था तो मैंने इसे हटा के K लिख दिया, ये R स्केयर है, उनके डिस्टेंस का स्केयर। अब यहाँ पे K क्या है मेरा, K मेरे पास एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है कि जो मेरा चार्ज है उसका मीडियम क्या है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। अगर तो मीडियम एयर है या फ्री स्पेस है या वैक्यूम है तो मेरा K क्या होता है, 1/4πε0। अब मैं इस एप्सिलॉन की वैल्यू मेरे पास गिवन होती है जो मैं इससे निकालूंगी, तो कैसे निकलती है वो वैल्यू, समथिंग इस पर आती है, 8.85 लेके चलते हैं हम इंटू 10⁻12। तो जब मैं इसे k में पुट करूंगी 1/4 पाई की वैल्यू मुझे पता है, एप्सिलॉन नॉट की पता लगी, तो मेरे पास k की वैल्यू आ गई 9 × 10⁻9। अब फिर मैंने इस वैल्यू को फिर से पुट किया उसमें अपने ये वाले फॉर्मूले में जहाँ पे मैंने ये निकाला था,
फोर्स वाला, एफ इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। जब मैंने पुट किया तो मेरे पास फोर्स भी इस तरह से आ गया। अगली वीडियो में हम देखेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसके साथ ही कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। अगर आपके सिलेबस में इतना डीपली नहीं है तो एटलीस्ट आपको एक बार ओवरव्यू होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में कुछ भी पूछ लेते हैं वो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।